हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का अगला सीरीज। जो आपका जो टॉपिक है आज का वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि हम लोग वैद्युत रसायन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको पता है कि ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपके पास एक कोटेशन जो आपके लिए ही दिया जाता है। कोटेशन इस प्रकार है, सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे। सफर की हद है जहां तक कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि इलेक्ट्रो जो आपका केमिस्ट्री है, जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत रसायन। क्या बोलते हैं दोस्त? वैद्युत रसायन। और ये वैद्युत रसायन के टॉपिक जो कि आपका बना है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी यानी कि वैद्युत रसायन जो है ये दोनों के परस्पर संबंध को बताता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी के परस्पर संबंध को बताता है। इसके हम लोग अध्ययन करने वाले हैं इस सीरीज में। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग परस्पर संबंध का अध्ययन करता है। ठीक है, यानी कि रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या वैद्युत ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा के दोनों के परस्पर संबंध को देखते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत रसायन कहेंगे। इसको लिखते हैं, इसको डिफाइन कर लो। वैद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध को रसायन विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे वैद्युत रसायन कहा जाता है। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए। यानी कि रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग वैद्युत ऊर्जा को किस में बदलना है? रासायनिक ऊर्जा में। ये दोनों का परस्पर संबंध जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैद्युत रसायन जो है आपका दो भागों में बटा हुआ है। यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग को दो चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है वैद्युत रासायनिक सेल, या गैल्वेनी सेल, या वोल्टीय सेल। ये तीनों का नाम एक ही है, या वैद्युत रासायनिक, आपका वोल्टीय सेल, या गैल्वेनी सेल। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? वैद्युत अपघटनी सेल। ये दोनों का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। तो स्टार लेकर के हम लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत दो सेलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? दो सेलों का अध्ययन करते हैं। तो एक जो है आपका वैद्युत रासायनिक सेल, या गैल्वेनी सेल, या वोल्टीय सेल कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? वैद्युत अपघटनी सेल। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग को क्या क्या देखना है? एक देखना है
वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल, और एक देखना है वैद्युत अपघटनी सेल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैद्युत रासायनिक सेल क्या है। तो वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल वह सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो होगा वो आपका डेनियल सेल होगा। क्या होगा, डेनियल सेल। तो इसको हम लोग डिफाइन कर लूं, इसको डिफाइन करोगे दोस्त, वह सेल जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम लोग कह सकते हैं डेनियल सेल। डेनियल सेल सबसे अच्छा इसका उदाहरण होगा। फिर एक बार समझिए, वैद्युत रासायनिक सेल क्या है। इसमें आपको क्या करना है कि वैसा सेल जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो उस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत रासायनिक सेल कहेंगे। उदाहरण के तौर पर हम लोग क्या करेंगे, डेनियल सेल को। ठीक है। अगला जो आपका सेल है वो है वैद्युत अपघटनी सेल। वो वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है कि वैसा सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, उसको हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल कहेंगे। ठीक है, इसको भी डिफाइन कर लो। वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। तो यहाँ पे वैद्युत अपघटनी क्या है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देना, और रासायनिक सेल क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देना। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन का 2 पार्ट समझिए, और ये दोनों का अध्ययन करेंगे हम लोग, जिसमें सबसे पहले जो अध्ययन होगा वो होगा डेनियल सेल के बारे में। डेनियल सेल क्या है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं डेनियल सेल को। स्क्रीनशॉट कीजिए। आई होप कि आपको इस चीज को समझ में आ रहा होगा। आपको बहुत आसान है, बस आप तन से मन से देखो, और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जितना सारा आपसे बनता है करो दोस्त। ये आपका गुरु दक्षिणा है दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, डेनियल सेल क्या है। तो डेनियल सेल के बारे में देखेंगे, पूरा का पूरा एक टॉपिक आपका मक्खन हो जाएगा। ये ऐसा केमिस्ट्री है, ऐसा वैद्युत रसायन जिसके अंतर्गत जो है लगभग 40% आपका चैप्टर इससे समाप्त हो जाएगा। यानी जैसे ही आप डेनियल सेल पढ़ोगे तो इस चैप्टर का 40% भाग इस चीज से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक है आपका डेनियल सेल। आसानी से समझिए ताकि आपको इस चीज का अंदाजा जो है सही सही लगे। ठीक है, तो डेनियल सेल को जानने से पहले आपको जानना होगा इलेक्ट्रोड को। किसको जानना होगा, इलेक्ट्रोड को। कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रोड क्या है, तो इलेक्ट्रोड एक्चुअली होता है कि जो चार्ज होते हैं, चार्ज क्या होते हैं, जो प्लस होंगे और जो माइनस होंगे, ये दोनों जो है प्लस और माइनस वाले को ही हम लोग इलेक्ट्रोड के रूप में जाएंगे।
एक को हम लोग एनोड के रूप में जानेंगे और एक को कैथोड के रूप में जानेंगे। एनोड और कैथोड जो होता है वही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोड की बात बोले तो इलेक्ट्रोड को दो भाग में हम लोग कर देते हैं। एक है एनोड, एनोड और एक है कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड, यानी एनोड और कैथोड जो है आपका इलेक्ट्रोड के रूप में। अगर ये इलेक्ट्रोड समझ में आता है तो डेनियल सेल जो है इसी पर आधारित काम करता है, एनोड और कैथोड पर। ठीक है, यहाँ पे दो आपका कंसेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग जो है कुछ हम लोग डेनियल सेल को आसानी से समझने में हम लोग को मदद मिलता है। तो कुछ कंसेप्ट जैसे मान लो कि आपका एक वर्ड है लोन। इस वर्ड से आपका डेनियल सेल को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो एक वर्ड है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोन, LOAN, लोन। और ये लोन जो है आपको बता देगा कि डेनियल सेल में क्या होने वाला है। ठीक है, तो एल का मतलब होता है लेफ्ट, एल का मतलब क्या होता है लेफ्ट। ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और ए का मतलब होता है एनोड और एन का मतलब होता है निगेटिव। दोनों शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो आपको दिख रहा है, ये ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन का दान दिया जाता है। ऑक्सीकरण के केस में क्या होता है, इस केस में इलेक्ट्रॉन की दान होती है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ये दान करता है। ठीक है, ये आपका लोन, लेफ्ट का मतलब बाएं, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, यानी कि इलेक्ट्रॉन का दान होगा, वो क्या होगा, एनोड होगा और कैसा चार्ज होगा, माइनस का चार्ज होगा। कैसे होगा हम लोग देखेंगे। अब इसी के जस्ट उल्टा एक और वर्ड है जिसको हम लोग सिर्फ इसको हम लोग पलट दें, यानी कि लेफ्ट को राइट में कर दें, तो एक और वर्ड होगा जिसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेफ्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, राइट, तो RIGHT, राइट। ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन, रिडक्शन, अपचयन जिसको बोलेंगे दोस्तों। और इस अपचयन के केस में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ग्रहण। ठीक है, कोई देगा तो कोई लेने वाला तो चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इसमें ग्रहण होगा। और एनोड यहाँ पे क्या होगा, कैथोड। एनोड है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, कैथोड। और ये निगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन की क्रिया होगा जो कि एनोड के रूप में होगा और साइन क्या होगा, निगेटिव का। राइट साइड में आपका रिडक्शन की क्रिया होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाएगा और वो होगा कैथोड। और कैथोड पर जो चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्लस का। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो। ठीक है, अब यहां से इस दोनों ही वर्ड का उपयोग करके हम लोग डेनियल सेल को बनाते हैं। और डेनियल सेल बनाने से पहले आपको जानना होगा कि भैया डेनियल सेल जो बने होते हैं वो बने होते हैं जिंक और कॉपर से, जिंक और कॉपर से। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस से वो बना हो रहता है उसी का रड लेते हैं। अगर जिंक से बना है तो जिंक का रड लेंगे, कॉपर से बना है तो कॉपर का रड लेंगे। ठीक है, तो जिंक जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है, अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन दान देने की क्षमता होता है। इसलिए हम लोग लेफ्ट तरफ इलेक्ट्रॉन की दान देने की क्षमता होने वाले कोई एलिमेंट की जरूरत है, उसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग डेनियल सेल का एक एक करके आसानी से बनाएंगे इसको। ठीक है, चलिए, आसान है, गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आसानी से हर चीज को समझेंगे और ये आपको समझ में आ जाएगा तो समझो कि आपका 40% आपका
ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। डेरियल सेल को बनाते हैं कि क्या है ये, इसको जानने से पहले क्या करना है, डेरियल सेल को बनाना है तो वो जो बना होता है जिंक का और कॉपर का, और जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, इसमें अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन का दान होता है। ठीक है, इसलिए जिस चीज को लेते हैं उसी का ऋण ले लेते हैं। फाइनली यहाँ पे देख लो, ये आपका एक कंटेनर है, तो इस कंटेनर के अंतर्गत हम लोग को लेना है जिंक का एक रड। क्या चीज का रड लेना है? जेडेन का छड़। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। और जेडेन के छड़ होने के कारण जेडेन इलेक्ट्रोड के रूप में होगा, और इलेक्ट्रोड जो होगा उस किस केस में होगा, एक पर प्लस होना चाहिए और एक पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरा कंटेनर ले लो और इस कंटेनर में आपको रखना है कॉपर के छड़ को। किस छड़ को रखना है? कॉपर के छड़ को रखना है। ये जो है आपका कॉपर का छड़ है, यानी कहने का मतलब है कि जब आप जेडेन छड़ को लिए हो तो जेडेन छड़ को उसी के घोल में रखना होता है, यानी कि जिस चीज का छड़ लोगे उसी के घोल में इसको रखते हैं। तो ये आपका जो घोल है वो घोल है आपका ZnSO4 का। ये जो घोल है वो क्या है? ZnSO4 का। और जब आप कॉपर की छड़ लिए हो, ये जो है आपका कॉपर सल्फेट CuSO4 के घोल में रख दिया गया है। फाइनल है। अब हम लोग क्या करना है कि ये दोनों रड को एक दूसरे से जोड़ना होगा, यानी कि ये दोनों जो है जुड़े हुए हैं आपका, जुड़े हुए हैं गैल्वेनोमीटर से। ये आपका एरो और ऊपर 0 होता है मीटर के हिसाब से, और ये गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। अब यहाँ पे जैसे ही गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया गया, गैल्वेनोमीटर, ये आपका गैल्वेनोमीटर है। अब इस गैल्वेनोमीटर से क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद आपसे पूछा गया कि क्या इससे विद्युत प्रवाहित हो रही है। अगर इस सेल से इस सेल में हमको विद्युत क्षेत्र को लाना होगा, करंट को पास करना होगा, तो ये करंट आपका पास हो रहा है? तो आपका आंसर यही होगा कि नहीं पास हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका जो परिपथ है वो परिपथ पूर्ण रूप नहीं है, पूर्ण रूपे नहीं है। ये बीच में आपका गैप है, ये आपका जो परिपथ है बीच में कटा हुआ है, जिसके कारण विद्युत जो है प्रवाहित नहीं हो रहा है। आई होप कि आप समझ रहे हो। तो इसमें विद्युत प्रवाहित करने के लिए आपको जो है कुछ उपाय करना होगा। इसमें विद्युत को प्रवाहित करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो ये दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा। तो एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? एक ब्रिज बनाना होगा। एक ब्रिज बना देना होगा। ठीक है, और इस ब्रिज में आपका जो चीज का ब्रिज है वो है KCl का, K+Cl-। और इसको बोलते हैं लवण सेतु। क्या बोलते हैं इसको? लवण सेतु। ठीक है, और जिस चीज से ये जुड़ा होता है, ये जो लवण सेतु है, और जिस चीज से वो जुड़ा रहता है वो आपका ये जेल है, और ये जेल को बोलते हैं
अगर 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 जेल, यानी ये जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इस जेल को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर अगर जेल। अब यहाँ पे सवाल होता है कि क्या ये दोनों को जोड़ने के बाद विद्युत प्रभावित होने लगा, तो हाँ, यहाँ पे आंसर आएगा यस, यहाँ पे अब विद्युत जो है प्रभावित होने लगा। ठीक है, सवाल ये उठता है कि जैसे ही इसमें विद्युत प्रभावित होने लगा तो इसका जो आपका घोल है ZnSO4 जो है, जैसे ही ZnSO4 में Zn को आप डालते हैं तो डालने के बाद का स्थिति जो होगा वो Zn जो है वो टूट करके, ये Zn जो है ये क्या होगा, टूट करके आयन में बदल जाएगा। तो Zn टूट करके Zn2 प्लस में 2e इलेक्ट्रॉन इस केस में आ जाएगा। तो ये Zn आपका सॉलिड है और ये आपका एक्वस है। ठीक है, आई होप कि आप यहाँ पे समझ रहे हो। इस केस में क्या होगा कि जैसे ही आपको इस घोल में रड को रखते हैं तो रड रखने के बाद जो Cu2 प्लस होगा वो 2e माइनस के केस में होगा और Cu जो है आपका सॉलिड रूप में आ जाएगा। ये एक्वस है। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है क्योंकि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंतर्गत आपका हो रहा है ऑक्सीकरण। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दान दे रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का दान देगा तो ये आपको जो दिख रहा है, ये Zn2 प्लस जो दिख रहा है वो Zn2 प्लस इस घोल में आ जाएगा, Zn2 प्लस इस घोल में आ जाएगा। और ये 2e जो है आपका इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर जाना शुरू हो गया। और ये जो है इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है और ये जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। ठीक है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया तो ग्रहण करने के बाद Cu जो है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इस स्थिति में आपका Cu जो है सॉलिड रूप में आ जाएगा और ये सॉलिड रूप इस केस में आ जाएगा और SO4 इसमें बढ़ने लगेगा। SO4 क्या होगा, बढ़ने लगेगा और ये क्रिया लगातार होते जाएगा। ठीक है, ये क्रिया क्या होगा, लगातार विद्युत का फ्लो होते जाएगा। तो होने के केस में क्या होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होते जाएगा तो ये आपका जो रड है वो रड क्या होगा, कमजोर होते चला जाएगा। क्या हो जाएगा, कमजोर होते चला जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा और ये जो आपका रड है, इस रड पर आपका इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि अगर ये क्रिया जो है कब तक चलेगा, तो क्रिया अगर मान लो कि लगातार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, लगातार इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये लगातार इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस स्थिति में अगर ये रड जो है धीरे धीरे पतला होते जा रहा है और लास्ट में ये रड खत्म हो जाएगा तो ये परिपथ आपका काम करना बंद कर देगा। तो जब बंद कर देगा तो आपका सेल जो बना हुआ है वो क्या होगा, डेड हो जाएगा। तो हमको क्या करना होगा कि इस चीज को रोकने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना होगा। कंडीशन क्या बनता है कि जैसे जैसे ये परिपथ जो है आपका काम इलेक्ट्रॉन दान देते जाएगा, तो सिचुएशन ऐसा होगा कि ये रड जो है इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देते जाएगा तो Zn2 प्लस भी बढ़ते चला जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो SO4 का संख्या भी बढ़ते जाएगा। अब ऐसा कंडीशन आएगा कि इस घोल में सिर्फ और सिर्फ Zn2 प्लस आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है बंद हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो आवेश होता है और ये आवेश धारा को प्रवाहित करता है। तो इसमें इस घोल में आपका क्या दिख रहा है, Zn2 प्लस, जिसके कारण आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद होने जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसका परिपथ टूटने वाला है।
ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे हम लोग को इस चीज को करने के लिए, यानी इस परिपथ को लगातार काम करे, इस चीज को करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि एक हीरो का एंट्री लाना होगा। वो एक दमदार एंट्री होगा हीरो का, और वो हीरो क्या करेगा, इस परिपथ में होने वाले इलेक्ट्रॉन के जो कमी हो रही है उसको ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपका काम करना शुरू कर देगा। तो वो हीरो का नाम है, वो हीरो का नाम है आपका KCl। यही हीरो आएगा और आपका इस परिपथ को ठीक करेगा। आई होप कि आप समझ रहे हो। ठीक है, आप समझ रहे हो इस बात को। तो जैसे ही आप हीरो का एंट्री करवाइएगा तो इसमें उपस्थित Zn2+ है, तो यहां से आपका KCl में से निगेटिव साइन Cl का है, और ये Cl जो है आपका पहुंचेगा किसमें, ये Cl जो है आपका पहुंचने वाला है इस घोल में। और जैसे ही Cl माइनस जाएगा तो Zn जो है Cl2 के साथ मिल करके एक आपका जिंक क्लोराइड बनाएगा, और वो जा करके इसके सतह पर जमा हो जाएगा। ये आपका ZnCl2 है। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। जैसे ही आपका Zn2+ और Cl माइनस जो है इसके साथ जाएगा तो क्या आएगा, इसके अंदर जा करके ZnCl2 एक ये आपका अवक्षेप बनाएगा, और अवक्षेप जा करके नीचे जमा हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में SO4 है। अब इस केस में क्या होगा कि जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसके अनुसार ये जो है काफी मोटा होते चला जा रहा था। अब इस क्रिया में ज्यादा मोटा होना है, इस क्रिया में आपका गल जाना है, रड का क्या होगा, नुकसान देने वाला है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होने के कारण इसमें आपका धारा प्रवाहित भी नहीं होगा, और ये आपका सेल बंद हो जाएगा। अब इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज को कंडीशन बैलेंस करने के लिए एक हीरो का एंट्री आएगा। वो हीरो है आपका K+, और ये K+ आएगा इसमें, और इन पर इनके साथ अभिक्रिया करेगा, और करने के बाद आपका K2SO4 और K2SO4 जाकर के इसके तली पर बैठ जाएगा, और ये बैलेंस अभिक्रिया होना शुरू हो गया। ठीक है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और इस पर भी इलेक्ट्रॉन जो है जमा होना कम हो जाएगा, जिसके कारण आपका ये परिपथ बहुत ही आसानी से काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहां पे देखने को ये मिल रहा है कि ये जो आपका सेल है इसके द्वारा जो अभिक्रिया हुआ, इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे, इस अभिक्रिया को कहेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ठीक है, यानी इस सेल के द्वारा किया गया अभिक्रिया क्या होगा, ऑक्सीकरण अर्ध की अभिक्रिया, आधा अभिक्रिया होगा। अब इस सेल के द्वारा हुआ अभिक्रिया क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया। आसानी से समझिए, पूरा टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा, इसमें 40% टॉपिक समाप्त होने वाला है। ठीक है, आई होप कि आप यहाँ पे समझ रहे हो। अब ये दोनों कंडीशन को बैलेंस करने के लिए, ये ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अब ये दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद आपका जो स्थिति बनेगा वो स्थिति आपके सामने होगा। ठीक है, तो Zn जो है आपका सॉलिड है, ये जैसे ही आपका घोल में डाला गया तो ये आपका Zn2+ + 2e इलेक्ट्रॉन के रूप में होगा। ठीक है, आपका Cu है वो 2+ + 2e इलेक्ट्रॉन को लिया तो ये सॉलिड रूप में आ जाएगा। अब इस चीज को हम लोग जोड़ते हैं तो कंडीशन ऐसा होता है कि जोड़ने के क्रम में जो आपको दिख रहा है, जो सेम है वो कट जाएगा, बाकी जो है ऐड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कटने वाला है। अब यहाँ पे इस चीज को जोड़िए, तो जोड़ने के बाद आएगा ZnCu2+ Zn2+ Cu। ये आपका अर्ध अभिक्रिया कंप्लीट हुआ, और ये जो है आपका सॉलिड रूप में है, और ये आपका एक्वस है,
ये आपका एक्वस है और ये आपका किस फॉर्म में है, सॉलिड रूप में। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन होता है कि कहने का मतलब है कि आपको पता है कि अगर जिधर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जिधर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसके विपरीत दिशा में, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर है तो इसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो इसके विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर है और विद्युत धारा इधर की ओर बह रहा है, तो आप लोग कह सकते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से है तो इसका जो साइन होगा वो माइनस होगा और ये एनोड रूप में होगा, और इधर की ओर जब है ये होगा प्लस की ओर और ये होगा कैथोड। तो हमको प्लस माइनस और प्लस, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिला। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये सारी प्रक्रम पूरी होने के बाद आपका ये लवण सेतु है, ये लवण सेतु का क्या कार्य है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे, हेडिंग दे दो, लिखिएगा, यहीं पे ये चीज को कंप्लीट कर लो। ठीक है, हेडिंग है आपका लवण सेतु के कार्य। तो फर्स्ट जो कार्य है वो क्या करता है, लवण सेतु का कार्य क्या है, तो लवण सेतु जो है परिपथ को पूर्ण करता है। ये परिपथ टूटा हुआ था, जोड़ने का काम करता है। तो ये परिपथ को पूर्ण करना इनका काम है, पूरा करना इनका क्या है, काम है, किसका, लवण सेतु का। ठीक है, साथ ही साथ इसके वैद्युत उदासीनता को बनाए रखना भी इनका काम है। वैद्युत उदासीनता बनाए रखना का काम है, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। वैद्युत उदासीनता बनाए रखना इनका ये काम है। ठीक है, वैद्युत उदासीनता कैसे बनता है, बहुत ही आसान है, जस्ट लाइक दिस। जैसे ही आप हीरो का एंट्री आया, हीरो कौन था, केसीएल, जैसे एंट्री आया ये परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से इधर जा रहा था और ये इलेक्ट्रॉन का दान दे रहे थे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे थे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जाते जाते इस रड का स्थिति ऐसा हो गया कि अब टूटने के कगार पे है। अब यहाँ पे ऐसा स्थिति आया कि इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा जमा हो रहा है, जमा होने के बाद ये सॉलिड रूप में आकर के रड पे जमा हो जा रहा है, बहुत ज्यादा मोटा हो गया। अब इस कंडीशन के कारण यानी कि जैसे ही रड टूटेगा तो आपका परिपथ काम करना बंद कर देगा। अब ये परिपथ को बनाए रखने के लिए वैद्युत उदासीनता को बनाए रखना किसका काम है, लवण सेतु का। और ये लवण सेतु क्या करता है, जा करके जिसका घोल है, जिस पे घोल में उपस्थित जो आपका आयंस है उसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद वो क्या होगा, इस परिपथ में ये आपका जो दिख रहा है इसके अंदर जो है जाकर के अवक्षेप के रूप में जमा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कंडीशन देख लीजिए, उदासीनता बनाए रखना है। तो Cl माइनस किसके साथ मिलेगा, Zn2 प्लस के साथ, तो Zn2 प्लस 2Cl माइनस के साथ मिलेगा। जैसे ये मिला तो मिलने के बाद बना ZnCl2। ठीक है, उसी प्रकार 2 जो है K प्लस के रूप में है और यहाँ पे क्या है SO4 2 माइनस, ये जब मिलेगा SO4 2 माइनस तो ये मिल गया K2SO4। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि K2SO4 इसके नीचे तली में बैठा हुआ है और ZnCl2 इसके तले में बैठा हुआ है। अब कंडीशन ऐसा है कि ये डेनियल सेल आपका काम कर रहा है, आसानी से ये पूरा हो गया आपका परिपथ, कंप्लीटली आपका डेनियल सेल है। इसको हम लोग कैसे निरूपित करेंगे, इसको निरूपित करने के लिए यहाँ पे हेडिंग डाल दूं, यहाँ पे लिखेंगे सेल का निरूपण। सेल का निरूपण कैसे होगा, जैसे मान लो सेल का निरूपण किस रूप में होगा, जैसे मान लो एक एनोड है जिस पर माइनस चार्ज, एक आपका कैथोड है जिस पर क्या है प्लस का चार्ज है। तो एनोड वाला के केस में क्या है, Zn सॉलिड रूप में था, Zn सॉलिड रूप में था तो ये किस रूप में बदल गया, Zn2 प्लस में। ठीक है, और आई होप कि आप ये सॉलिड है तो ये क्या हो गया एक्वा। इस ये जो है आपका दिया हुआ है लवण सेतु, ये क्या है आपका लवण सेतु का काम कर रहा है, ब्रिज बना हुआ है। जैसे ही ब्रिज जो है बना हुआ है
और बनने का कारण एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो जाएगा, यानी कि Cu2 प्लस जो है Cu में बदल जाएगा। ये एक्वा है, ये किस में बदल गया? सॉलिड में। तो अगर कहेगा कि सेल का निरूपण क्या है, तो ये पूरा का सारांश आपको यही 2 लाइन में क्लियर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। ये था आपका डेनियल सेल, जिसको हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही मन से इस चीज को देखें। एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं कि जिससे आप इसी सेल को निर्माण करते हो, उसी का रड लेना होता है और उस रड को उसी के घोल में डाला जाता है। और ये जो है Zn लिए तो Zn-SO4 के घोल में डाले, Cu लिए तो CuSO4 के घोल में डाल दिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। और ये सारी प्रक्रिया आपको जब पूरा वीडियो देखोगे तो बहुत ही मस्त से मक्खन लगेगा। ठीक है, तो ये था आपका डेनियल सेल। अब ये जो है आपका 40% सिलेबस कवर हो चुका है। अब यहाँ पे आपको बहुत ही कम पढ़ना है दोस्त इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में आगे क्या होगा देखेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों, क्योंकि यही आपका गुरुदक्षिणा है। अगर यह टॉपिक आपको मजेदार लगा होगा तो अभी के अभी लाइक और कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वेरी मच।